Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 261 प्रेगनेंसी के बारे में पता चलना, मोक्ष का ऑर्डर। ईशानी की होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। सर्वेंट ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया। सब ब्रेकफास्ट करने लगे, वहीं मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से खिलाने लगा। ईशानी ने दो ही निवाला लिया था कि पनीर की ग्रेवी की स्मेल से उसे उल्टी आने लगी। वो अपनी मुंह पर हाथ रख के जल्दी वहां से उठ गई। अब आगे मोक्ष जो उसे खिला रहा था वो भी वहां से उठ गया। उसकी चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही। ईशानी वहां से उठकर जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। ईशानी के पीछे मोक्ष भी चला गया। ईशानी को वॉमिटिंग हो रही थी। वो जानती थी ये उसकी हाथ में नहीं है, ये सब नॉर्मल है। लगभग 90% लेडीज को प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होता ही है। मोक्ष उसके पास ही खड़ा हुआ था और उसकी बालों को प्यार से सहला रहा था। वो अपनी बीबी की ये हालत देख नहीं पा रहा था। उसने कल प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ लगभग पढ़ लिया था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी बीबी को इतनी ज्यादा परेशानी होगी। वो इसी वक्त ईशानी को ठीक कर देना चाहता था। ईशानी की वॉमिटिंग बंद हो गई, फिर भी उसकी चेहरा अभी थोड़ा पीला दिख रहा था। मोक्ष ने उसकी चेहरे को अच्छे से साफ किया और हांकी निकलकर पानी को साफ किया। वहीं डाइनिंग हॉल में सब परेशान बैठे थे। कल्पना जी और नव्या, कनक जी सब खड़े हो गए थे और किचन की तरफ देख रहे थे। ईशानी को वॉमिटिंग करता देखकर उन सब की हालत भी खराब थी, पर मोक्ष ईशानी को संभाल रहा था, इसलिए सब बाहर ही खड़े थे। वहीं जया जी, प्रियंका, निहारिका और अंशुमान को तो कुछ समझ ही नहीं हो रहा था। वहीं जया जी और प्रियंका जी को जैसे ही कुछ एहसास हुआ तो उन दोनों के चेहरे पीला पड़ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे आंखों जी आंखों में बात कर रहे हो। अगर वो दोनों को सोच रहे हैं वो सच हुआ तो फिर निहारिका के लिए मोक्ष की जिंदगी में कोई जगह नहीं होगी। निहारिका बुरी तरह से टूट जाएगी और ये जया जी और प्रियंका जी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोक्ष की शादी की बात सुनकर वो ऑलरेडी टूट चुकी थी। अब वो नहीं चाहते थे कि वो को सोच रहे थे वो बात सच हो। वहीं ईशानी की पीला पड़ा चेहरे को देखकर मोक्ष की दिल में एक टीस सी उठी। जब से वो अपनी बीबी से मिला था, किसी भी सिचुएशन में उसने उसकी ऐसी चेहरा नहीं देखा था। उसकी बीबी एक शेरनी थी, वो अपनी बीबी की ऐसा पीला पड़ा हुआ चेहरा नहीं देख सकता था। उसने ईशानी को गले से लगा लिया और उसकी पीठ और बालों को सहलाते हुए बोला, बीबी क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था पहले को तुम्हें प्रेगनेंसी में इतनी परेशानी होगी। ये हमारा इकलौता बेबी होगा, मैं आगे तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखना चाहता हूँ। वो सच में डर रहा था। वो तो कब से बच्चा चाहता था, ताकि ईशानी को पूरी तरह अपने पास रख ले, जिंदगी भर कभी भी उसकी उसे छोड़ने की नौबत ही ना आए। पर अपनी बीबी की ये हालत देखकर वो खुद को ही कोस रहा था। उसे इतना परेशान देखकर ईशानी हंसते हुए बोली, अरे हब्बी तुम्हें तो प्रिंसेस चाहिए ना, अगर इस बार प्रिंस हुआ तो हम फिर से ट्राई करना होगा ना। वैसे मैं तो सोच रही थी मैं और भी बच्चों की माँ बनूं, कम से कम 4 बच्चों की, वरना हम दोनों के पास जो इतनी प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष को रिलैक्स महसूस हुआ। वो समझ गया था कि उसकी बीबी बस उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है। ईशानी का चेहरा फिर से पहले की तरह ग्लो कर रहा था। ये देखकर मोक्ष ने राहत की सांस लिया और ईशानी को लेकर बाहर आ गया। बाहर सब उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। कनक जी, कल्पना जी जल्दी ईशानी के पास आ गए और चिंता से पूछे, ईशानी बच्ची अभी तुम ठीक हो ना? तुम्हें अगर फिर से वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो दादी माँ और मोम को बताओ। ईशानी उन दोनों को रिलैक्स करते हुए बोली, नहीं दादी माँ, मोम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको तो पता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप सबको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईशानी की बात सुनकर नरेंद्र जी, अखिलेश जी, दक्ष और नव्या ने राहत की सांस ली। वो सब अब रिलैक्स हो गए। वहीं सबको ईशानी के लिए इतनी चिंता करते देख निहारिका को ईशानी से और भी नफरत हो रही थी। क्यों क्यों ईशानी इतनी खास है सबके लिए? सिर्फ मोक्ष ही नहीं बल्कि बाकी सब भी उसे किसी खजाने की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत है और उसने एक कंपनी खोल लिया है? ईशानी नहीं बल्कि वो मोक्ष और बाकी सबकी केयर की हकदार थी। गुस्से से उसकी हाथों में पकड़ा चम्मच मुड़ने वाला था, उसकी हाथ लाल हो गया था। वहीं अब तो प्रियंका जी और जया जी को लगभग भरोसा हो गया था कि वो जो सोच रहे हैं वो सच है। उन दोनों ने निहारिका को देखा जो गुस्से में लग रही थी।
प्रियंका जी ने निहारिका की हाथ को नीचे से पकड़ लिया। तो निहारिका अपनी ट्रांस से बाहर आए और उसने अपनी दांत भींचकर अपनी गुस्से को दबा लिया। मोक्ष ने ईशानी को सीट पर बिठा दिया और जल्दी से सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोला, इस पनीर की सब्जी को यहाँ से हटाओ। आज से ये पनीर की सब्जी इस घर में नहीं बनेगा। उसने देखा था कि पहले जो बाइट ईशानी ने खाया था तब तक वो ठीक थी। पर्दे से उसने उसे पनीर खिलाया, उसकी स्मेल से ईशानी को उल्टी आ गई। वहीं सर्वेंट ने जल्दी से पनीर की बोल को वहां से उठा लिया। बाकी सब हैरान हो गए, खास करके दक्ष, अखिलेश जी और भार्गव फैमिली। उन सबको पनीर बहुत पसंद था। अगर पनीर कभी नहीं बनेगा तो क्या वो अब कभी घर में पनीर नहीं खा पाएंगे? तभी कनक जी बोली, बिल्कुल, आज से इस घर में पनीर नहीं बनेगा। जिसे खाना है वो घर से बाहर जाकर खा सकता है। जिससे मेरी प्यारी बहू को परेशानी हो वो इस घर में कभी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर ईशानी हैरान थी। वो जानती थी उसका हब्बी कुछ भी बेवकूफ़ी भरी बातें बोल सकता है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि दादी माँ भी उसके बातों पर सहमत हो जाएंगे। उसे बस पनीर की सब्जी खाने से वोमिटिंग हुई। अगर वो नहीं खाएगी तो उसे वोमिटिंग ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से दूसरे खाना क्यों बंद कर दे? वो दादी माँ की तरफ देखकर बोली, दादी माँ, मुझे पनीर की सब्जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्ची, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पर जो तुम्हें पसंद नहीं है वो डिश इस घर में नहीं बनेगी। कल्पना जी ने भी कनक जी की साथ देते हुए कहा। ठीक है, अब खाओ सब, उस बच्ची को भूख भी लगी होगी ना, नरेंद्र जी ने कहा तो सब खाने लगे। वहीं ईशानी के लिए मोक्ष का इतना प्रोटेक्टिव नेचर देखकर निहारिका को गुस्सा आ रहा था। अगर मोक्ष उसके लिए इतना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होता तो कितना अच्छा होता। तभी जया जी ने एक नज़र ईशानी को देखा, फिर कनक जी की तरफ देखकर बोली, भाभी, क्या ईशानी को कोई प्रॉब्लम है? आई मीन उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसे थोड़ी देर पहले वॉमिटिंग भी हो रही थी। जया जी बस अपनी डाउट को कंफर्म करना चाहती थी। कनक जी एक बड़ी स्माइल लिए बोली, उसकी तबीयत खराब नहीं है वाली, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट है मोक्ष, और उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। कनक जी बस जया जी को ये बोलना चाहती थी कि वो अपनी चुड़ैल पोती को मोक्ष के साथ जोड़ने की सपने भी ना देखे। वहीं ये बात तीन लोगों पर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। निहारिका की पैरों तले से डे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी चेहरा हद से ज्यादा खराब हो गया। उसने जो गुस्सा दबाया था वो फिर से फूटने लगा। वहीं प्रियंका जी और जया जी भी शक में थी। मतलान जो उन्हें डाउट था वही हुआ। मतलब क्या सच में प्रियंका के लिए कोई चांस नहीं है? अंशुमान को भी इस बात से थोड़ा झटका लगा, बट उसने खुद को संभाल लिया। वो दोनों पति पत्नी थे तो आज नहीं तो कल तो उनका बच्चा होना ही था। कल्पना जी हंसते हुए बोली, क्या हुआ बुआ जी, आप खुश नहीं हो क्या? आखिरकार मोक्ष को आप अपना पोता मानते हो, तो आपका परपोता या परपोती आने वाला है, तो क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? ये बात सबकी जख्मों पर नमाज छिड़कने जैसा था। जया जी अंदर ही अंदर कुट रही थी, उनका चेहरा काला पड़ गया था। बेशक वो सब मोक्ष के बच्चे को देखना चाहते थे, पर वो तीनों ही चाहते थे कि मोक्ष की बच्चे को सिर्फ निहारिका ही जन्म दे। अगर निहारिका मोक्ष से शादी करके इस खानदान की बारिश को जन्म देती तो उनका दर्जा और स्टेटस और भी बढ़ जाता। जया जी अपनी चेहरे पर झूठी स्माइल लिए बोली, अरे ये तो खुशी की बात है। निहारिका ने सोचा नहीं था कि मोक्ष और ईशानी के बीच रिलेशन इतना आगे बढ़ गया होगा। क्या मोक्ष लड़कियों से चिढ़ता नहीं था? तो फिर वो इतने जल्दी ईशानी के इतने करीब कैसे चला गया? उनकी शादी को कितने महीने हुए हैं? मोक्ष ईशानी को खाना खिला रहा था और खुद भी उसी प्लेट से खा रहा था। ये उन दोनों का प्यार ही था जो मोक्ष ईशानी और ईशानी मोक्ष का झूठा ही खाते थे। ये देखकर निहारिका की दिल डूबता जा रहा था। मोक्ष जिसे साफ सफाई इतनी पसंद थी, जो दूसरों की छुए हुए चीज को भी नहीं यूज करता था, आज वो ईशानी का झूठा खा रहा था। क्या ये वही मोक्ष है जिसे वो जानती थी? ब्रेकफास्ट के बाद मोक्ष ईशानी को लेकर गार्डन में चला गया। उसने जो जो आर्टिकल देखा था सबको अजमा रहा था। टीयर्स ऑफ जॉय। उसने कल ही पढ़ा था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जितना हो सके खुश रहना चाहिए और कुछ देर साफ वातावरण में रहना चाहिए। इसलिए उसने गार्डन में कल ही कुछ ईशानी की पसंद की नए प्लांट लगा दिया था। उनके जाए के बाद कनक जी ने एक सर्वेंट को जया जी और बाकी तीनों को उनकी रूम में पहुंचा देने के लिए बोल दिया, और अंशुमान, नव्या और दक्ष के साथ उनकी रूम की तरफ चला गया। दक्ष और अंशुमान की और नव्या की अच्छी जमती थी।
क्योंकि अंशुमान अपने दादाजी की तरह था। वो अपनी दादी, मोम और बहन की तरह लालची नहीं था। वहीं निहारिका अपनी दादी माँ के रूम में चली गई। सर्वेंट के जाने के बाद निहारिका गुस्से से बोली, दादी माँ देख लिया आपने क्या हो गया। तभी उसकी मोम प्रियंका जी भी रूम में आ गई। रूम साउंड प्रूफ था। जया जी ने निहारिका को चुप रहने को कहा और रूम का डोर लॉक कर दिया। जया जी निहारिका को समझाते हुए बोली, देखो बच्चा, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर निहारिका रोते हुए घुटनों पर बैठ गई और रोते बिलखते हुए बोली, नहीं दादी माँ, आप ऐसा नहीं कह सकती। मुझे मोक्ष चाहिए दादी माँ, अगर आप पहले घर वालों से बात करते तो आज मोक्ष के साथ वो ईशानी नहीं मैं होती। मैं इस वक्त उसकी बीबी होती, इस वक्त ने उसकी होने वाले बच्चे की माँ होती। दादी माँ, आपकी बात तो घर में सब कितना मानते हैं। आप कुछ कीजिए ना, मुझे मोक्ष वापस चाहिए। निहारिका की दिल सच में टूट गया था। जया जी और प्रियंका जी से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। जया जी एक गहरी सांस लेकर बोली, बच्चा मैं समझ रही हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रही है, पर तुम मेरी बात को समझो। तुम्हें तो पता ही है कि मोक्ष कैसा इंसान है, वो तो अपनी घरवालों की नहीं सुनता। तुम्हें क्या लगता है वो नरेंद्र भाई की बात मानकर तुमसे शादी कर लेता? मैंने पहले भी एक बार कॉल पर नरेंद्र भाई से इस बारे में बात की थी, पर उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया था। उन्हें तुम मोक्ष के लिए सूटेबल नहीं लगी। और जैसे कि तुम देख सकती हो कि वो लड़की कितनी बड़ी हैसियत रखती है और मोक्ष उसे कितना प्यार और पैम्पर कर रहा है, वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करता है। तुम्हें क्या लगता है मोक्ष तुम्हें देखेगा भी? तुमने देखा नहीं क्या उसने कैसे सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट किया? नहीं दादी माँ, वो सब सिर्फ उस लड़की की वजह से हुआ, वरना मोक्ष इतना एग्रेसिव नहीं होता। प्लीज दादी माँ, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं उसे अपनी दिल से नहीं निकाल सकती। उसकी बात सुनकर जया जी और प्रियंका जी परेशान हो गई। प्रियंका जी उसके पास बैठ गई और उसे संभालने लगी। जया जी गुस्से से बोली, ऐसे रोने से मोक्ष तुम्हें नहीं मिल जाएगा, इसलिए रोना बंद करो, मैं कुछ सोचती हूँ। इतना कहकर वो बेड पर बैठ गई। निहारिका उठकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र रूम की विंडो पर गया, जहां से मोक्ष और ईशानी को वो साफ देख पा रही थी। कैसे मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर गार्डन में चल रहा था और उसे कुछ प्लान दिखा रहा था। ये देखकर निहारिका की दिल में आग लग गई। वो ईशानी की जगह पर खुद को इमेजिन करने लगी। वो पल कितना खुशी भरा होता, वो और मोक्ष ऐसे ही प्यार से एक दूसरे की हाथ पकड़कर चलते। चैप्टर 262 ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट। ये देखकर निहारिका की दिल में आग लग गई। वो ईशानी की जगह पर खुद को इमेजिन करने लगी। वो पल कितना खुशी भरा होता, वो और मोक्ष ऐसे ही प्यार से एक दूसरे की हाथ पकड़कर चलते। अब आगे। उसने गुस्से से अपनी मुठिया कस लिया, पर वो चाह कर भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। पर तभी उसकी दिमाग में ये ख्याल आया, अगर ये बच्चा ही ना हो तो क्या होगा? तब क्या मोक्ष एयर ईशानी की रिश्ता खराब नहीं ही जाएगा? पर उसने अभी इस बात के लिए सोचना छोड़ दिया। ईशानी के आसपास हमेशा कोई ना कोई रहता था। मोक्ष तो एक परछाई की तरह उसके साथ रह रहा था और बाकी घरवाले भी ईशानी को खरोच आने भी नहीं देते थे। अगर वो कुछ महीने रुक जाती है यहाँ तो ही अच्छा होगा। तब उसे एक अच्छा मौका मिल सकता है। उसने सुना था अगर प्रेगनेंसी को 2 महीने से ज्यादा हो जाता है, तब अगर कोई हादसा होता है तो बच्चे के साथ साथ माँ की भी जिंदगी को खतरा होता है। अगर उस वक्त उसने कदम उठाया तो क्या ये एक शानदार बात नहीं होगी? तब वो उस बच्चे के साथ साथ ईशानी से भी छुटकारा पा सकती है। मोक्ष के पास उस वक्त कोई सहारा नहीं होगा, तब वो उसका सहारा बन सकती है। फिर धीरे धीरे वो मोक्ष के करीब जा सकती है। उसने ये प्लान अपनी दादी माँ और मोम को बताया तो दादी माँ डर गई। सबसे ज्यादा उन्हें ही मोक्ष के बारे में पता था कि वो कितना भयानक हो सकता है। अगर मोक्ष को उनकी पोती की प्लानिंग की भनक भी लग गई, तब उनकी पोती को वो क्या नरेंद्र भाई भी बचा नहीं पाएंगे। जया जी ने जल्दी से निहारिका को चुप रहने को बोल दिया और गुस्से से बोली, बच्चा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तुम उस लड़की को और मोक्ष के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है मोक्ष कोई बेवकूफ है जिसे ये बात पता नहीं चलेगी अगर तुमने उसकी बीबी और बच्चे के साथ कुछ किया तो? उस वक्त तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन बचाएगा मोक्ष से? मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, इसलिए अभी के लिए ये ख्याल छोड़ दो।
और राजवंश कॉर्पोरेशन में जॉब ज्वाइन कर लो, और जितना हो मोक्ष सके मोक्ष के आसपास रहकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। मैं कुछ सोचती हूँ, अगर ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की होती तो हम आसानी होती, पर इस लड़की की पहचान मोक्ष से कम नहीं है। निहारिका को गुस्सा तो आया, पर प्रियंका जी ने उसे रोक दिया। उन्हें भी अपनी सासू माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी। वैसे भी फ्रांस में उनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जब तक जया जी के पति दुष्यंत जी बिजनेस संभाल रहे थे, तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया था और अपने बेटे पुनीत जी को दे दिया था, तब से बिजनेस लॉस में चल रहा है, क्योंकि पुनीत जी के पास बिजनेस संभालने की स्किल नहीं थी। बस राजवंश कॉर्पोरेशन की मदद से ही वो अब तक सब संभाल रहे थे। जया जी की इस बार आने की एक और मकान ये भी था कि वो यहाँ जान पहचान बढ़ाकर फ्रांस से अपना बिजनेस को इंडिया में ही ट्रांसफर करवाना चाहती थी। निहारिका ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो जो सोच रही है वो करके रहेगी। ऐसे भी मोक्ष को पता कैसे चलेगा कि उसने ईशानी के साथ कुछ किया है? अगर वो बाहर ईशानी के साथ कुछ करेगी तो। ये सोचकर ही उसकी होंठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने विंडो से बाहर ईशानी को देखा, जो मोक्ष की कंधे पर सिर रख के बैठी हुई थी। बस जितना खुश होना है, जितना मोक्ष के साथ रहना है रह लो, पर ये बस कुछ महीने के लिए होगा, उसके बाद तुम और तुम्हारा ये बच्चा दोनों को ही मैं मोक्ष की जिंदगी से दूर कर दूंगा। वहीं मेहरा मैंशन में स्नेहा और सौदामिनी दोनों आपने बैग लिए खड़े थे। दोनों का प्लान फेल हो गया था, जिस वजह से उन्हें गुस्सा आ रहा था। सौदामिनी जी ने इन दिनों बहुत कोशिश किया था कि प्रिया फिर से मेहरा फैमिली की चहेती बन जाए, पर ये तो हुआ ही नहीं। ऊपर से यशराज ने भी इस वक्त अपनी मां को यहां से दूर रहने को बोल दिया, क्योंकि बहुत सारी ताकतें मुंबई में आ रही थी। किसी को नहीं पता किस वक्त क्या हो जाए। सौदामिनी जी चाहकर भी अभी दादाजी से प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ रविकांत जी के नाम पर नहीं था, सुकेत आरती जी और चारों बच्चों के नाम पर भी था। प्रिया के साथ बस 10% शेयर थी, वो भी छोटी सी कंपनी की। मेहरा कॉर्पोरेशन की शेयर जो प्रिया के नाम पर ट्रांसफर होना था, वो नहीं हुआ था, क्योंकि राहुल के साथ प्रिया की सगाई टूट गई थी। और ये महाजन फैमिली की तरफ से नहीं था, वाली समीर और सुकेत जी ने ही ये सगाई तोड़ा था, क्योंकि वो महाजन फैमिली को धोखा नहीं दे सकते थे। प्रिया की इमेज खराब हो गई थी, वो पहले से ही किसी के साथ सो चुकी थी। भला राहुल जैसा लड़का प्रिया को क्यों अपनाता, और सगाई टूटने से तो महाजन फैमिली ही सबसे ज्यादा खुश थी। प्रिया अपने भाई और डैड के ऊपर बहुत गुस्सा थी, वो राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर राहुल ने तो उसकी नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। इसलिए इस प्रॉपर्टी पर प्रिया की कोई हक नहीं था। दादाजी ने अपनी शेयर ईशानी के नाम कर रखी थी। उनका तो प्लान था कि सब प्रिया को प्रिंसेस की तरह प्यार करके अपना सारा शेयर और प्रॉपर्टी उसे दे दे। फिर सौदामिनी जी और यशराज अपनी चाल चलकर उनके सामने आते, पर कुछ भी इस वक्त उनकी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था। ईशानी भी यहाँ नहीं आ रही थी, और उसने दर्शित से सुना था कि वो राजवंश फैमिली के साथ मोक्ष के साथ रह रही है, और अब वो यहाँ नहीं आने वाली है। इसलिए सौदामिनी जी कुछ भी नहीं सकती थी। भला दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली के साथ वो कैसे पंगा ले सकती थी? उनके होते हुए वो ईशानी को छू भी नहीं सकती थी। वहीं स्नेहा भी मोक्ष को देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। वो तो सिर्फ मोक्ष के लिए इस घर में रहना चाहती थी। अब है मोक्ष ही नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ रुक कर क्या करेगी? ऊपर से हर दिन रेहान और अयान बिना रोके समझे उसकी बेइज्जती कर देते थे। सौदामिनी जी झूठी स्किल लिए सबको देखकर बोली, हम फिर बाद में आएंगे, और जब आऊंगी तुम सबको इस घर से बाहर फेंकूंगी। सौदामिनी जी मन ही मन बोल रही थी। प्रभा जी मन ही मन बोली, तुम्हें फिर से आने की क्या जरूरत है? यहाँ फिर से क्या तांडव करने आओगी तुम? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस घर में कभी कदम भी ना रखने दूं। चलो रेहान, अयान ये बैग ले चलो, सौदामिनी जी ने घमंड से कहा, जैसे रेहान और अयान उसकी पर्सनल नौकर हो। पर इस बार तो उनके दादाजी भी सौदामिनी जी को खास भाव नहीं दे रहे थे, तो वो उनकी बात को क्यों भला मानते? रेहान मुंह बनाकर बोला, बुआ दादी जी माफ करना, हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है, मुझे अभी सीखना है, और अयान भी मेरे साथ जाने वाला है। इसलिए आप गार्ड्स के साथ चली जाए। नहीं, ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा। वैसे आप तो इस घर में प्रिया से सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना?
प्रिया आपको छोड़ने चली जाएगी। अयान भी बोला, हाँ बुआ जी, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप प्रिया को अपने साथ ले जाए। ये सुनकर सौदामिनी जी का चेहरा काला पड़ गया। ये दोनों उसकी बातों को काटने की हिम्मत कर रहे हैं। वहीं प्रिया भी हैरान थी, उसने अपनी दांत भींच लिया। क्या अब वो एक कुली का काम भी करेगी? इतने दिनों से क्या उसकी पनिशमेंट खत्म नहीं हो रही है? जो अब उसे दूसरों का बैग उठाने के लिए बोला जा रहा है, ये तो उसके लिए और भी इंसल्टिंग बात थी। क्या ये दोनों उसकी वही भाई नहीं थे, जो उसे किसी खजाने की तरह रखते थे? उसे अपनी स्कूल बैग भी नहीं उठाने देते थे, अगर बैग भारी होता था तो। ये दोनों खुद ही उसकी बैग को क्लास में रख कर आए थे। अब उसके वही दोनों भाई चाहते थे कि वो दूसरों का सामान उठाए। प्रिया की दिल आज सच में टूट रहा था। कब उसके सभी भाई इतने बदल गए? कब वो उनके दिल में एक ऐसी इंसान बन गई जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है? वो फी की तरह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं बुआ दादी के साथ चलूंगी, मुझे भी उनसे बात करनी थी। मैं इन दिनों में उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई थी। तो फिर ठीक है, जाओ जाओ, रेहान ने कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। बाकी सब रेहान और अयान को हैरानी से देख रहे थे, पर वो जानते थे कि ये दोनों ही स्नेहा और सौदामिनी जी को खास पसंद नहीं करते हैं। इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं दादी माँ तो उन दोनों की चालाकी से काफी खुश थी। तीनों गुस्से से वहां से चले गए, गार्ड्स भी उनके साथ चले गए। उन तीनों के जाने के बाद सब सोफे पर बैठ गए। सुकेत जी ने आंखें छोटी करके रेहान और अयान को देखा और बोले, क्या सच में तुम दोनों को कोई प्रोजेक्ट करना है? आपने डैड की बात सुनकर दोनों हड़बड़ा गए और हंसते हुए बोले, वो डैड, ऑफ कोर्स हमें काम है। हम भला झूठ क्यों ही बोलेंगे? हाँ, हम पता है कि तुम दोनों कितना सच बोल रहे हो, सुकेत जी ने कहा। रेहान और अयान अभी सोच रहे थे कि इससे कैसे बाहर निकले, तभी दादाजी का फोन रिंग हुआ। उन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया और खुशी से बोले, इशू बच्ची, तुम कुछ दिनों से हम कॉल ही नहीं कर रही ही। तुम ठीक तो हो ना बच्ची? ईशानी की नाम सुनकर दादी माँ और बाकी सब फोन की तरफ देखने लगे। उन लोगों को भी पता था आज अगर इंडिया वायरस से बच गया है तो ये सब उनकी बेटी की वजह से हुई है। सुकेत जी और आरती जी और चारों भाइयों को उस पर गर्व महसूस हो रहा था। पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना वो ईशानी से बात कर सकते थे। उन्हें ईशानी के लिए चिंता भी हो रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि दुनिया की सारी ताकतें इस वक्त ईशानी को ढूंढ रही है। दादी माँ ने कॉल को स्पीकर पर करने को कहा ताकि सब सुन सके। तभी उधर से ईशानी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, और अभी मैं मोक्ष के साथ राजवंश विला में ही रहने वाली हूँ, और आप पर नाना बनने वाले हो और दादी माँ पर नानी। उसकी ये बात सुनकर सबका मुंह खुल गया, सब हैरान थे। पर दादाजी जी को डे से होश आया, वो तो खुश हो गए। दादी माँ भी खुश हो गई और फोन के पास आकर बोली, क्या तुम ये सच कह रही हो बच्चा, मतलब तुम माँ बनने वाली हो? हाँ दादी माँ, ईशानी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर और बात करने के बाद दादी माँ ने कॉल रख दिया और सब खुश थे, पर सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई टेंशन में आ गए। आरती जी बोली, डैड, ये शादी से पहले ये गलत है। बाकी सब भी उनकी बातों से सहमत थे, तो दादाजी को ये बताना ही पड़ा कि ईशानी और मोक्ष पहले से ही शादीशुदा है। ये बात घर में सिर्फ दादाजी, दादी माँ और दर्शित को पता थी, पर आज सबको पता चल गया। ये जानकर कि दोनों ने शादी कर लिया है, सब खुश हो गए, अब उन्हें कोई चिंता नहीं हो रही थी। दादी माँ ने ये बात प्रिया को बताने से मना कर दिया। 2 महीने बाद, अब तक बहुत सारी ताकतें मुंबई में आकर डे से बस गई थी, और डॉक्टर ईशा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे सब। वहीं राजवंश हॉस्पिटल में पूरा राजवंश फैमिली था, रूम में ईशानी और मोक्ष थे। आज ईशानी की पहली बार अल्ट्रासाउंड होने वाली थी, और ईशानी नॉर्मल थी, पर मोक्ष के मन में तो डे से हजार इमोशन जग रहे थे। मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर बेड के पास खड़ा था, उसके मना करने के बावजूद भी पूरी फैमिली यहाँ आ गए थे। सबको जानना था कि उनकी प्यारी बहू और बच्चा कैसे है। डॉक्टर को हंसी आ रही थी मोक्ष को इतना नर्वस देखकर, पर डर की वजह से वो हंस नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने जेल लगाकर ईशानी की अल्ट्रासाउंड स्टार्ट कर दिया और दोनों को मशीन की तरफ देखने को बोली। धीरे धीरे 2 से 3 इंच का 2 छोटा छोटा डॉट दिखाई दिया। ईशानी की होने पर स्माइल आ गई, वहीं मोक्ष को समझ ही नहीं आ रहा था। उसका बच्चा कहाँ है डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है?
मोक्ष ने कंफ्यूजन से पूछा। तो डॉक्टर स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर राजवंश दोनों डॉट दिखाई दे रहा है, वो दोनों बचे हैं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस राजवंश, आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। ईशानी को तो देखते ही पता चल गया था, वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है।